आज जम्मू और कश्मीर संभाग के कई अलग अलग इलाकों में एक बड़ी कार्रवाई की गई है, यानी एनआईए की तरफ से आज यहां लगातार छापेमारी की जा रही है और ये छापेमारी की जा रही है टेरर फंडिंग और ड्रोन ड्रॉपिंग के मसले को लेकर। बताते चले कि आज एनआईए द्वारा सांबा जिला और कठुआ जिला में भी रेड की गई है। और आपको बताते चले कि जिस तरह से कुछ दिन पहले आपने लगातार देखा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते कई बार पाकिस्तान ने हथियारों की खेप भेजी यहां ड्रोन के माध्यम से भारतीय टेरिटरी में, और उस हथियारों की खेप को यहां आतंकवादियों के हैंडलर्स द्वारा रिसीव किया जाता था और उस हथियारों की खेप को कश्मीर घाटी पहुंचाया जाता था, आतंकवादियों तक पहुंचाया जाता था। और उसी सिलसिले में पिछले दिनों जम्मू पुलिस ने एक लश्कर आतंकी मॉड्यूल को पकड़ा और जब उस मॉड्यूल को पकड़ा, बस किया, तो उसमें एक आतंकवादी जो कि जम्मू के तलाब खड़ीका का रहने वाला है फैजल मुनीर, उससे लगातार पूछताछ की गई गिरफ्तार करने के बाद, और उसने कबूला कि ये आतंकी मॉड्यूल वो चला रहा था और उसका एक एसोसिएट जो कि कठुआ जिला के हरिया चक्का रहने वाला है और उसको भी गिरफ्तार किया, जिसका नाम सामने आया हबीब। हबीब जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाहे वो सांबा सेक्टर की हो या फिर कठुआ सेक्टर की हो, वहां से ये हथियारों की खेप को रिसीव करता था और अपने हैंडलर्स तक पहुंचाता था और बताया जा रहा है कि इसमें उनको मोटी रकम भी मिलती थी। लगातार उसी को लेकर आज एनआईए ने सांबा सेक्टर और कठुआ सेक्टर में भी रेड किया है इसी सिलसिले में। और जो हबीब के कई अलग ठिकाने हैं, चाहे वो कठुआ जिले में है या फिर सांबा जिले में भी उसका एक ठिकाना है, वहां पर भी ये छापेमारी की गई है। क्या कुछ रिकवरी हुई है अभी तो सामने ये चीजें नहीं आई हैं कि एनआईए ने क्या कुछ रिकवर किया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिकवर किए गए हैं और उसी सिलसिले में लगातार ये कई अलग अलग जगहों पर सर्च उनकी तरफ से की जा रही है और रेड्स की जा रही हैं। क्या कुछ और इसमें रिकवरीज होती है ये भी हमें देखना होगा, आने वाले वक्त में हमें ये चीजें जो वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती थी हथियारों की यहां सांबा सेक्टर और कठुआ सेक्टर में, तो वो सारी की सारी जो हथियारों की खेप रिसीव की गई है वो हबीब द्वारा की गई है, जो फैजल मुनीर का एसोसिएट है। इस पूरे मॉड्यूल को चलाने वाले जो लोग हैं, आज इनका पर्दाफाश पहले ही हो चुका है, लेकिन अब लगातार रिकवरीज की ओर जो वो यहां ध्यान दिया जा रहा है। क्या कुछ और रिकवरीज होती है, क्योंकि पिछले दिनों में जो तालाब खड़ीका में जो फैजल मुनीर पकड़ा गया उसके पास से कई हथियार गोला बारूद भी बरामद किए गए थे और कहीं ना कहीं टेरर फंडिंग, जिसमें साफ तौर पर अब ये हमें पता चल पा रहा है कि इनको मोटी रकम मिलती थी यहां हथियारों को कश्मीर घाटी पहुंचाने के लिए, हैंडलर्स तक पहुंचाने के लिए, और इन हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था सिविलियन किलिंग के लिए, यहां फोर्सेस के ऊपर अटैक किया जाता था। तो ये एक बार फिर से हम कहेंगे कि आतंकवादियों की कमर जो वो टूटना शुरू हो चुकी है। लेकिन उसी सिलसिले में लगातार एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई आज की गई है, जिसमें सुबह से ये खबरें अपडेट हो रही हैं। लेकिन ये एनआईए की कार्रवाई, एनआईए की रेड जो वो सांबा सेक्टर में भी की गई है, कठुआ जिला के साथ साथ जो हबीब का एक ठिकाना सांबा जिला में भी है, वहां पर भी यहां एनआईए की टीम पहुंची है और लगातार कुछ चीजों को यहां खंगाला गया है, सर्च किया गया है। क्या कुछ रिकवरी हुई है ये एनआईए की टीम ही बता पाएगी, जो सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहां सांबा सेक्टर या फिर कठुआ सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो यहां 20 से ज्यादा बार जो वो ये लोग, ये आतंकवादी हथियारों की खेप रिसीव कर चुके हैं और अपने आकाओं तक पहुंचा चुके हैं, कश्मीर घाटी तक पहुंचा चुके हैं, जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई आज की गई है। तो ये मॉड्यूल को पहले ही पकड़ लिया गया था, लेकिन उसके बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका है रेड्स का। यहां डॉक्यूमेंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, तमाम कई चीजों को जो वो ध्यान में रखा जा रहा है। उसी सिलसिले में ये एनआईए की रेड आज जम्मू संभाग, कश्मीर संभाग के कई जिलों के साथ साथ सांबा और कठुआ जिला में भी की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ और चीजें सामने आएंगी ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए हम राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज़ के लिए। नेशनल हाईवे गुलमर्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर अगर हम बरजुला दहीबान इलाके की बात करेंगे, यहाँ पर कई साल पहले अगर रोड पर जो है मैग्डमाइज किया गया है, लेकिन आज तक जो है 2001 के बाद जो है किसी भी, अगर हम अफसरान की बात करें या जो भी मिनिस्टर साहिबान ने यहाँ पर या एमएलए रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आज तक जो इस रोड की तरफ जो है तवज्जो नहीं दी। यहाँ पर आज लोगों ने एक खामोश एहतजाज किया, वही सरकार के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। जब हमारी यहाँ पर इनसे बात हुई तो इनका कहना है कि लगातार अगर हम पिछले 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में जो इस रोड में जो है कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। वही यहाँ पर अबुर में आम लोगों को यहाँ पर काफ़ी मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ रहा है। वही आपको सीधे बरजुला ले चलते दिखाते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं आम लोग इस खस्ता रोड की वजह से। बरजुला ये 2001 मज गम तम सात
कील तो मैगडमाइज गोमुत तम सात तत पे ये दमस तान गो ये कहें बाकी जायन कोरुक वोरपुर दोबान कोर सरपंच ये सरपंचस पन गाँव तमो कोर पन्ने लोकलिटी पे हम दोबान पे अडवो तान सोन दोबान च लोकलिटी तान वोरपुर कोर वोरपुर किस तान बरजुल कोरुक नजर अंदाज हमेश सड़क वारिया सारे सड़क बेकार वनकन थोर इंसान पकित गाड़ी हन जिक्र तुम डिमांड ये गोस मैगडमाइज गन बाकी जायन ये गो यह नजर अंदाज कर ये गोस मैगडमाइज गन जरूरी तो जरूरी कोच ये पड़ा मेन रोड पड़ा मेन टंगमर्ग नेशनल हाईवे पे यह गाँव सेंटर टंगमर्ग ये कॉलेज 4 सारी तबाह तमाम रोड तबाह रोजान बरजल सोन मुतालबा इत पे मतलब गुलमर्ग रोड 1 किलोमीटर सोन गाम अम नश अंदर कुन मगर बहुत वनकस 7 वोहर पे मगर मान फिक्र मज अकि लट ये गोमुत मैगडम तम यपोर तेल आमुत त्रावन मगर तम यपोर न आज तान हेत नशे नाव अत गई वो 22 वरी तो मगर आस पास गाम तिमन त्रोक सारे मैगडम बाज़ाब्त सारे सड़क कर फिट मगर सोन नाव ना कहें हेवान योर न अफसर न सरपंच न कह चीज न कहें हेवान नाव सोन बड़ मुश्किल मज आमद हेन कहें सड़क कुन लायक पकन लायक यहान योकुन गोस मतलब तो गोस मैगडम गोस नमन सड़कन पकन लायक गई सूरत जबरदस्त मुश्किल मज आमद हेन नेशनल हाईवे गुलमर्ग तत पे सैनिस गाँव तान तकरीबन 1 किलोमीटर सोन यह रोड यह मैगडमाइज गोमुत तकरीबन सन 2000 मज सन 2000 पे वुक तान कम्प्लीट नजर अंदाज कर मोदबान गुजारिश करान DC बारामूला सबस या मतलब इस RNB दफ्तर तिमन गुजारिश करान कि सोन गांव क्या प्रत सात नजर अंदाज कर कि सोन रोड यह खस्ता हाल गोमुत जन तुम पान वो ये सात कह इलेक्शन कह मेम्बर पार्लियामेंट मेम्बर या कह मिनिस्टर लेवल पे योर सह तम सात वन सिर्फ बरजुल्ला के साथ हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे ये हम सफ़े अवल में रखेंगे लेकिन हमेश खतर यह नजर अंदाज कर तो मेहरबानी कर सन यह न्यूज़ गई हुकूमत तान वात कि अस करहन कि इंसाफ। अभी हम ठीक पुलडोडा में मौजूद हैं और लगभग 14 साल के बाद यहाँ पे भंडारा लगाया गया है। जिस तरह से मचेल यात्रा का भंडारा हर साल यहाँ पे होता था, मगर बगलिया डैम के बाद जिस तरह से पुलडोडा जो है बिछड़ गया था, उसके बाद लगभग 14 साल के बाद इन सारे लोगों ने ये डिसीजन लिया इस बार कि यहाँ पे भी हम भंडारा लगाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? धीरज शर्मा। सर, धीरज जी, क्या बताना चाहोगे, लगभग 14 साल के बाद आपने इस तरह का डिसीजन लिया फिर से? सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो डिसीज़न कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो हम पुलडोडा वालों को ये खुशखबरी है कि सावन के महीने में यहाँ भोलेनाथ की एक पिंडी रूप में प्रकट हुई, तो उसी के दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हमने आपस में एक सलाह की कि क्योंकि हमें एडमिनिस्ट्रेशन से बड़ी उम्मीदें थी कि 14 साल से हमें तो उन्होंने बसाया नहीं। जब 14 साल से अभी तक पुलडोडा के 100-120 लोग तो मर गए, कोई हार्ट अटैक से मरे, कोई टेंशनों से मरे। अब जो कुछ 10-20 घर रह रहे हैं वो भी आपको पता है इस वक्त दरिया काफ़ी चढ़ा हुआ है, हम तो मौत के साथ खेल रहे हैं। फिर भी हमने माता चंडी की 18 अगस्त को हर साल यात्रा जाती है और पुलडोडा का भंडारा एक अपने आप में सबसे मशहूर भंडारा था, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पॉपुलर भंडारे में से एक था। तो अब हम सब ने मिलजुल के एक योगदान किया कि हम फिर से माता चंडी का भंडारा करें। शायद माता रानी की कृपा से एडमिनिस्ट्रेशन या LG साहब जाग जाएं और पुलडोडा को दोबारा बसा लें। कितनी खुशी महसूस कर रहे हो, इस तरह का मौका फिर से आपको मिला? सबसे पहले तो खुशी का हमें आज कोई ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि 14 साल के बाद ये हमने रीत दोबारा शुरू की। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से तो हार गए हैं कि वो हमारा कुछ करेगी। अब परमात्मा से ही हमारी विनती है कि शायद इस भंडारे से कोई हमारे पुलडोडा की रिहैबिलिटेशन का मसला जाग जाए। और सबसे ज़्यादा कम बात करना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का मैं शुक्रगुजार हूँ। DC डोडा साहब विकास शर्मा जी, SSP डोडा और पुलिस डिपार्टमेंट पुलडोडा, जिन्होंने हमारा साथ दिया, इस भंडारे में योगदान दिया, PHE डिपार्टमेंट का और आपका मीडिया वालों का, जो अपना कीमती समय तोड़ के हमारा कवरेज कर रहे हैं। कि बहुत सारे लोग जो यहाँ से सेटल हुए थे, कोई उधमपुर में है, कोई
अलग अलग जगहों पे, रामबन में है, बटोत में है, वो आज फिर से यहाँ पे आए। जब उन्होंने सुना कि यहाँ पे भंडारा करना है वो यहाँ पे आए। कितनी खुशी मिलके हो रही है उनसे? सर खुशी तो होगी, क्योंकि 14 साल के बाद कोई भी अगर अपना मिले तो आपको तो पता ही है, ये आपको सुना भी होगा कि पुलडोडा की भाईचारे की एक मिसाल है ये। हमने जैसे भंडारा शुरू किया, हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारा बहुत साथ दिया। जैसे कि नजीब जी हैं, ये किश्तवाड़ में थे, जैसे इनको शाम को हमने लाइव भंडारे का प्रोग्राम किया तो इन्होंने देखा कि पुलडोडा में दोबारा भंडारा शुरू हो गया है और ये किश्तवाड़ से चल के आए हमारे भंडारे में हमारा साथ देने के लिए। उसके बाद हमारी वार्ड मेंबर है वो भी हमारे पास आई। हम अपने भाईचारे को ऐसे ही कायम देखना चाहते हैं और भगवान से यही अपील करते हैं कि हमारा पुलडोडा बस जाए और हम फिर से खुशियों के साथ एक भाईचारे में रहें। और ये भंडारा क्या है कि हम वही चाहते हैं कि जो 14 साल पहले पुलडोडा का भंडारा होता था उससे बड़ा भंडारा हम कर बिल्कुल। सकें। फिर से मैं बताऊं कि मचेल यात्रा का भंडारा जो है यहाँ पे पुलडोडा के अंदर हो रहा है और लगभग 14 साल के बाद ये भंडारा फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया और काफ़ी खुशी इनके चेहरों पे आप देख सकते हैं। और फिर से कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जतिन महाजन है। क्या बताना चाहोगे आज जो भंडारा 14 साल के बाद फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया मैं गया? तो यही बताना चाहता हूँ कि मैं 14 साल पहले मैंने ये भंडारा नहीं देखा था, क्योंकि मैं तब छोटा था। आज जैसे भंडारा लगा हुआ है उससे दिख रहा है कि हमारे पुलडोडा में कितना भाईचारा था। और आज मैं अपनी होशो हवास में ये भंडारा देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इन सब से मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए इनके बीच जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है। इससे पहले जो 14 साल वाला प्रेम था वो तो बहुत ही अच्छा होगा, यही कहना चाहूँ मैं। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे, उनको क्या बताना चाहोगे, कैसे रहना चाहिए हमें? पब्लिक को तो यही कहना चाहिए कि बहुत अपने प्यार से रहना चाहिए। जैसे हम पुलडोडा में रहते थे, यहाँ पे मंदिर भी साथ में था, मस्जिद भी साथ में थी और गुरुद्वारा भी साथ में था, तीनों साथ में थे। जैसे बहुत अच्छे प्रेम से रहते थे, ये तो दिखती बात है। आज भी देखिए हमने यहाँ पे लंगर लगाया, काफ़ी यहाँ पे हमारे मुस्लिम भाई आए, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। ये नजीब भाई, जैसे धीरज शर्मा जी ने कहा, हमारे नजीब भाई किश्तवाड़ में थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि ये रात को देखा उन्होंने लंगर का, तो वो हमारे पास सुबह 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए। हमसे पहले ये पहुंच गए थे। इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? सर नजीब इकबाल। नजीब जी, क्या बताना चाहोगे? जिस तरह से पहले से हम देख रहे हैं कि पुलडोडा के अंदर नहीं, पूरे चिनाब खिते के अंदर भाईचारे की मिसाल दी जाती है और आज जो लंगर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है, सुबह से ही आप भी यहाँ पे मौजूद है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है और आज ऐसा महसूस हो रहा है कि जो 14 साल पहले हमने देखा था पुलडोडा में, हम बड़े भाई, छोटे भाई, अंकल वगैरह सब साथ होते थे, आज भी साथ में मिले, थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। तो भंडारे की वजह से हम भी यहाँ आए कि दोबारा से पुलडोडा वैसा ही बने जैसा पहले था। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? पब्लिक को यही मैसेज देना चाहिए कि हर एक को साथ में रहना चाहिए, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, साथ में रहने से भाईचारा अच्छा रहता है। अब जैसे हमारे अंकल जी आज अंधुमपुर से सुबह आए हुए हैं, 14 साल पहले ये अंधुमपुर गए थे और लगभग 7 साल बाद तो मैंने आज अंकल जी को देखा है। बस यही खुशी होती है कि हम सब साथ में रहेंगे तो हो सकता है हमारा पुलडोडा दोबारा से बसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये देख सकते हैं आप किस तरह से खाना यहाँ पे बांटा जा रहा है, पानी यहाँ पे बांटा जा रहा है। जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं उनको रोक के जो है उनकी सेवा की जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पे इनने मिसाल दी कि किस तरह से भाईचारे को हमने कायम करना है और हर मज़हब के लोग यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और जो मचेल यात्रा यहाँ से अभी कुछ देर के बाद जो है छड़ी यहाँ से जाएगी, उसका इंतज़ार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ये इसको थिएटर में लिया गया, हम बाहर इंतजार कर रहे थे। मैं जब 8 घंटे 15-20 मिनट लगाना था ऑपरेशन, जब 1 घंटा हो गया, जब ये 8 घंटे का बहुत मिस वन मे अत यू टाइम लगे क्या दलील मे कोर दरवाजा ठुक अत द्राव नुन दोमे लट कोर मे बे ठुक अत द्राव लेडीज दोपन बच्चे हो गई खुश मे लड़के जावत अल्लाह ताला को शुक्र वन पला बहुत गसान डवान डवान बोन गेटस पे मैंने कपड़े लाए बच्चे के लिए। मे तो गोडुक सूट गई बच्चस लगन मून क्या वन सोन लेडीज सूट अंदर बहुत 5-10 मिनट पर वन वो बच बची और तान ये बिहित कोर मे बे ठुक यम दा तुम रुको, आप रुको, अभी आपका बच्चा थोड़ा उसका ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है, उसको इतनी क्या बना जब भी पथ अस्पताल लेना पड़ेगा। हमने गाड़ी को मे कर गाड़ी स्टार्ट, मे को 10 मिनट गई बच्चे दिवान ऐसे कोर मे बे ठुक अत द्राय लेट डॉक्टर जवाहर नो बशीर साहब कथा वन नाव ना मैं खुद क्या था उसे बताया, मैं बात बताऊंगी आपकी बच्ची को कभी ये हार्ट की प्रॉब्लम मत थी। मे खुदा रसूल पे दवा फुल आज चुमुत यह सेहत मंद 13 पॉइंट ब्लड अमिस अमे सात
दोपन इसका कुछ वीकनेस हो रही है जला ही कम नीज वर्दी लग कलस पे टूट मे वो निकत कि वुचान यह निकत बुत बुत मुंह बंद बता बता निकत क्या दिमाग कोर यह गाड़ी एम्बुलेंस बस डेटस तान गाड़ी पे बता मे खा तुम कुछ यह ये बाकी फिर मैं क्या था इनको जो अंदर से मैंने कहा मेरी बेटी को कहाँ लिया उन्होंने बताया हमने अस्पताल गए मैंने खुद ही अपनी गाड़ी चलाई और मैंने अपनी मिसेज को और इस दामादे को मेरी गाड़ी में भरा फिर SMHS पहुंच गए वहाँ हम ढूंढ रहे हैं कमरों में वहाँ उन्होंने बताया यहाँ नहीं लाया गया फिर हम किसी ने फ़ोन किया मुझे LD में बताया बशीर वो मुझे कोई हमसाया था बताया यहाँ निकत बशीर चला रहे हैं कोई आपकी निकत बशीर बेटी मत है मैंने कहा हाँ बताया यहाँ वो मरी है। मेरा नाम नूरुन नईम है, मैं यूनुस सलीम का भाई हूँ। मैं भी वहाँ उसके साथ था जब हमने ये स्टेट हॉस्पिटल से यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बड़गाम से मूव की तो वहाँ इब्न सीना हॉस्पिटल में उन्होंने हमारी वो कागज़ पूरे देखे जो कल यहाँ पे हमने टेस्ट उस पेशेंट के करवाए थे। फिर उन्होंने कहा चलो हम सर्जरी करेंगे तो पेशेंट ठीक है, हमें कागज़ों से पता चला पेशेंट ठीक है। हमने कहा चलो ठीक है, कहा आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद 30-35 मिनट के बाद ये बोल रहे हैं बच्चे की थोड़ी सी ब्रीथ लेस कम है। हमने सोचा कोई बात नहीं बच्चे की लेस तो हम JB पंत हॉस्पिटल इसको ले जाएंगे। उसके बाद उन्होंने डाइवर्शन के लिए मेरे भाई को कहा कुछ मेडिसिन ले लो वहाँ से नीचे से आप मेडिसिन ले लो। जो ही मेरा भाई वहाँ से निकला मेडिसिन लाने के लिए तो मैं वहीं था। इतने में ही वहाँ से ट्राली से दूसरी तरफ से ट्राली काफ़ी तेज़ रफ्तार से आई, उसमें के साथ 2-4 डॉक्टर 2-4 थे। उन्होंने एम्बुलेंस बाहर रखी थी, उन्होंने पेशेंट को एम्बुलेंस में चढ़ाया तो फिर भाग गई। और हम ढूंढ रहे हैं कि हमारा पेशेंट है। किसी दूसरे अटेंडेंट ने में कहा शायद ये आप ही का पेशेंट था जो यहाँ से गुजरा है अभी। फिर तब तक जब हमने अपनी गाड़ी निकाली फिर किसी ने कहा वो वहाँ वो एक एम्प्लॉयर है उसने कहा शायद SMHS वो ले गई है क्योंकि वो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में थी। जब हम SMHS हॉस्पिटल एमरजेंसी में पहुँचे वहाँ ये नहीं थी। उसके बाद हम LD पहुँचे तब तक आधा घंटा हो गया था। जो ही हम आधा घंटे के बाद LD पहुँचे तो वहाँ उन्होंने कहा हमने 20 मिनट पहले ही आपको बुलाया था, आप यहाँ नहीं थे। हमने कहा हम एम्बुलेंस में आए ही नहीं। कहा इब्न सीना वालों ने कहा आप एम्बुलेंस में थे। हमने कहा हम सिविल गाड़ी में थे। सीसी कैमरा फुटेज वहाँ हर जगह होती है। फिर डॉक्टरों ने कहा ये डेड बॉडी है जो हमने वेंटिलेटर पे रखी है, आपको जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है वो आप कर सकते हो और हमें बताओ काज क्या है डेथ जो हो गई है ये किस तरीके से हो गई, कहाँ पर चूक हो गई। हमने कहा जो फाइल है वो उन्हीं के पास है, वो आपके पास पहुँच चुकी होगी। तो उन्होंने कहा हमारे पास ये फाइल है ही नहीं, उन्होंने छोड़ी ही नहीं आई फाइल। वो फाइल लेकर वापस उसी वक्त चले गए, अलबत्ता डेड बॉडी को यहाँ ही रखा। आप ऐसी लीगल अब हम DCC इंसाफ हम अब चाहते हैं, किसी और के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें ये एक धोखा लग रहा है कि इब्न सीना हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है, असल में ये कातलगाह बन चुका है। ये सस्ते में सर्जन ढूंढ रहे हैं जो कोई डिप्लोमा होल्डर होगा, अदरवाइज ये सर्जन है ही नहीं। जो ये डॉक्टर जोवायदा ये डिप्लोमा होल्डर है, अदरवाइज ये कहाँ सर्जन होगी। फैक्ट पेशेंट आया था संडे की सुबह को यहाँ पर, तो हमने एनेस्थेटिस्ट को बुलाया था, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया था, पीडियाट्रिशियन भी तीसरा डॉक्टर भी था यहाँ पर उनके साथ। तो दौरान सर्जरी पेशेंट की कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया था। तो उसके लिए उसको रिवाइव किया गया यहाँ पर, लेकिन वो पूरी तरह नहीं संभली। तो जिससे डॉक्टर को लगा कि उसको किसी हायर सेंटर में ज़रूरी ले जाना है, इसके लिए उसको रेफ़र करना पड़ा। फिर यहाँ से वो जिंदा रेफर होते और इनफैक्ट हमारी डॉक्टर साहिबा जिसने एनेस्थीसिया दिया था वो उसके साथ गई, वहाँ लाल देहरा अस्पताल साथ गई थी। असली बात यह है कि डॉक्टर साहब यहाँ से उन्होंने कहा था कि हम शायद यहाँ पर SMHS चले जाएंगे, लेकिन रास्ते में उसने फ़ोन किया, वहाँ पर SMHS में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। तो उसने फिर LD फ़ोन किया, LD वालों ने कहा यहाँ वेंटिलेटर है, उसी वजह से उसको LD हॉस्पिटल लिया गया। तो ऐसे लापरवाही तो नहीं हुई है, तो तंदुरुस्त तो थी, इसमें क्या शक है। लेकिन लापरवाही यही है, ये किसी को भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, 1000 में से एक को भी, 10,000 में से एक को। मुश्किल नहीं रिवाइव हुई तो उस वजह से उसको रेफर करना पड़ा। इसमें थर्ड पार्टी आ जाएगी, अपना थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होगा। अगर कमेटी बैठेगी वो खुद फैसला करेगी, डॉक्टर साहिबान आएंगे, वो उनको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था। इट कैन बी सॉल्व लाइक दैट। थर्ड ना हमारा कोई मानेगा ना उनका कोई मानेगा, इसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए, तो कमेटी फैसला करेगी क्या है। वी आर विद इट। बाहरी तौर से कोई लापरवाही नहीं हुई। अब ये कमेटी फैसला करेगी कि क्या लापरवाही हुई है या नहीं हुआ है, वो उसी हिसाब से फिर चलेंगे। हम कमेटी के हक में हैं। ज़िला बड़गाम में डॉक्टरों की तरफ से फिर एक नेग्लिजेंसी हुई, जिसमें कि अगर हम देखें प्रेग्नेंट वुमेन थी एक, जिसका नाम निगहत बशीर था, जो कि खाग में रहने वाली है। और वो जब बड़गाम हॉस्पिटल आएगी और फिर उसके बाद उसको रेफ़र किया गया है 13 को ही इब्न सीना हॉस्पिटल की तरफ। और
14 सुबह 9 बजे करीबन उसकी सर्जरी हुई और इनका यही कहना है कि शायद उनको एनेस्थीसिया ज़्यादा दिया गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और लावाकिन का ये भी कहना है कि हमें बाद में पता ही नहीं चला कि वहाँ पर उसकी मौत हो गई है और हमें ये कहा गया कि वो SMHS की तरफ उसको शिफ्ट किया गया है कि उसकी कंडीशन सीरियस थी। लावाकिन से ये कहा गया कि उसकी कंडीशन सीरियस थी और उसको LD की तरफ मुंतकिल किया गया और जहाँ पर लावाकिन का यही कहना है कि पहले ही मार चुकी थी और वहाँ पर जब हम LD गए और आधे घंटे के बाद हमें पता ये चला कि वो जो है वहाँ पर फौत हुई है उसकी और उसकी कंडीशन जो थी बहुत ख़राब थी। उनका डॉक्टरों का वो कहना था वहाँ पर कि ये ऑलरेडी यहाँ पे मर चुकी थी। अब इनका यही कहना है लावाकिन का कि हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हॉस्पिटल इंतज़ामिया जो भी मेडिकल के आला अफसरान हैं उनसे जो है ये मदद की गुहार कर रहे हैं और इनको इंसाफ की गुहार ये लगा रहे हैं। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़ोहर हुसैन।